नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। बच्चों, आप सब कैसे हैं और कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी साइंस और टेक्नोलॉजी की, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिएगा। आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पर 20 सवाल आपसे पूछे थे और उन 20 सवालों के साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी किया था। आज उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए सवाल 20 भी ही पूछेंगे और प्रत्येक सवाल को जब पूरे हो जाएंगे और उत्तर बताने आएंगे वापस, तो हर सवाल पर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। इस तरह से दो फायदे होंगे आपको, आपका एमसीक्यू भी तैयार होगा और उसकी थ्योरी भी आप पढ़ पाओगे। इसके पहले के डिस्कशन में एमपी फॉरेस्ट सर्विस के जो पेपर आते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। नीट की परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग है, 2 जगह निगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा एमपीपीएससी, यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको खासकर एमपी फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रा थ्योरेटिकल डिस्कशन को, या पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन को अंत तक जरूर वीडियो पर हमारे साथ लाइव बने रहें, क्योंकि उत्तर तो आप पढ़ ले जाओगे, उत्तर तो कर ले जाओगे, लेकिन क्यों उसका उत्तर यही सही होगा ये नहीं कर पाओगे। इसलिए 20 सवालों तक आप उत्तर बताते रहिए। जब हम वापसी अपनी करेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे अंतिम सेशन में, अंतिम समय में, तो आप हमारे साथ लाइव बने रहिएगा। बच्चों, यह हमारा 46वां वीडियो होगा साइंस और टेक्नोलॉजी पर, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपकी तैयारी में निश्चित रूप से ये आपको मदद कर रहा होगा। यदि आप इसमें कुछ सुधार, संशोधन या कुछ नया पाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज, कमेंट बॉक्स, ग्रुप पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। हम उसमें सुधार करते हुए आपके मनचाहे विषय को जरूर पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के की पॉइंट्स बताए थे। उन पॉइंट्स को हमने लिखा नहीं था, ओरली बोल करके आपको बताया था और आपसे ये कहा था कि इसको, वीडियो को रोक करके आप लिखिएगा। संभवतः आपने लिख लिया होगा। उन की पॉइंट्स को यदि आपने पढ़ा होगा तो आज के इन सवालों को, जो हम विभिन्न परीक्षाओं से निकाले हैं 20 सवाल, या जो हम सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, उनको आप कर पाओगे। खासकर एमपी फॉरेस्ट सर्विस के जो परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा और यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चले हम सेशन की ओर। आप तैयार हैं? एमसीक्यू ऑन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम पार्ट 2। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। पहला सवाल लिख रहे हैं हम, आवनीकरण। जिसमें आ माने नहीं, वनीकरण का मतलब फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन इसको आप कह सकते हो अंग्रेजी में। आवनीकरण का एक प्रभाव है, का एक प्रभाव है। यूपीएससी का सवाल है, तथ्यात्मक सवाल उसमें ज़्यादा पूछते हैं और आपके विचारों को यूपीएससी वाले जानना चाहते हैं कि आप किस
इस तरह का किस स्तर की सोच रखते हो, कैसे जवाब करते हो। उसी तरह से ये सवाल है, अवनीकरण का एक प्रभाव है। प्रभाव तो सभी हैं, पर ज़्यादा प्रभावी कौन है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं मरुस्थलीकरण, या डिजर्टेशन। बी ऑप्शन दे रहे हैं मृदा क्षरण। अंग्रेजी वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर इसको देखें, हम उसकी अंग्रेजी मुंह से बोल रहे हैं, लिख हिंदी में रहें। मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन। सी ऑप्शन दे रहे हैं आपको वन्य जीवों का विलोपन, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों का विलोपन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको उपरोक्त सब। बहुत बढ़िया सवाल है। अवनीकरण यानी वन नहीं रहे, या वनीकरण नहीं किया गया, या वनों को नष्ट कर दिया गया, तो इसके तथ्यात्मक बिंदु कौन कौन से होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मरुस्थलीकरण हो जाएगा, क्या मृदा क्षरण हो जाएगा, क्या वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे, या सभी ये लक्षण। तो ये पहला सवाल सोच विचार कर करिएगा, यूपीएससी में ये पूछा गया सवाल। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया ये सवाल, जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण उच्चतम होता है ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि दोमट मिट्टी में होता है, बालू या दोमट मिट्टी में। सबसे ज्यादा किस में होता है ये ऑप्शन आपको बताना है, बालू वाली मिट्टी हो या दोमट मिट्टी में जल अवशोषण ज्यादा है। प्रैक्टिकल सवाल है। बलुई मिट्टी में, बलुई मृदा में, मतलब शुद्ध बालू वाली में। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि दोमट मिट्टी में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों चिकनी मिट्टी में। आज जब सेशन समाप्त होगा तो सभी सवालों पर हम थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। क्यों चिकनी मिट्टी में होगा, क्यों दोमट मिट्टी में होगा, क्यों बलुई मृदा में होगा, क्यों बालू और दोनों मिट्टी में होगा, ये पूरा डिस्कशन हम आज आपके साथ करेंगे। हर सवाल का डिस्कशन लास्ट के 20 सवाल होने के बाद जरूर करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहिएगा। तीसरा सवाल, नीट में पूछा गया यह सवाल, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन पैलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है, यह हमारा सवाल है। क्या यह जीवाश्मों का अध्ययन है या फॉसिल्स का है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह अस्थि या बोन्स का
अस्थियों का अध्ययन है। बच्चों सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये पक्षियों का यानी बर्ड्स का अध्ययन कहलाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह भ्रूण का भ्रूण या एम्ब्रियो का अध्ययन है। पैलेंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन, ये आपको बताना है। इसमें से पक्का है एक इसका उत्तर सही हो। जब आप एमसीक्यू के सेशन को बढ़ा करिए तो एक ऑप्शन जो सही है, अच्छा है, आप जानते हैं उसको, 3 नहीं सही है। क्यों सही नहीं है ये कारण जरूर तलाशा करिए। जैसे इसमें मान लीजिए अस्थियों का सही हो गया, या पक्षियों का सही हो गया, जीवाश्मों का सही हो गया, एम्ब्रियो का सही हो गया, तो 3 बच रहे हैं। तो तीनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपके दिमाग पर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आयोग का भरोसा नहीं है कहाँ से वो सवाल पूछते। ये कहलाती है थ्योरेटिकल स्टडी। चलिए चौथे सवाल। आज इन सब प्रश्नों का एक विस्तार रूप आप देखेंगे, विस्तार से डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है, यानी फॉरेस्ट का काम ही नहीं है। निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन आपके लिए दे रहे हैं, यह कागज बनाने में उपयोगी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, रेजिन गम। तथा औषधि। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बाढ़ नियंत्रण करते हैं। यूपीएससी का सवाल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको ये लगेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। बाढ़ नियंत्रित करते हैं। और डी ऑप्शन दे रहा है, मृदा क्षरण करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। तो ये था चौथा सवाल। आइए 5वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। पांचवा सवाल है, कौन सा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, कौन सा इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह ह्यूमस है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बैक्टीरिया है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्लांट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फंजाई है। इकोसिस्टम का कौन सा ये बायोटिक कंपोनेंट है, ये हमारा सवाल है। क्या वो ह्यूमस है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो प्लांट है, या क्या वो फंजाई है। छठवां सवाल,
पीएनएसटी में पूछा गया। जैव विविध यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविध हॉट स्पॉट है। जैव विविध बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। प्रश्न को समझ लीजिएगा तब जवाब करिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह समुद्र है यानी सी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बर्फीली नदी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिर्फ रिवर है, नदी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो वन है। जैव विविध हॉट स्पॉट। अब यदि आपने इकोलॉजी इकोसिस्टम के इन बिंदुओं को, इस हॉट स्पॉट्स जैसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा तभी ये उत्तर बनेगा। जैव विविध यानी बायोडाइवर्सिटिकल हॉट स्पॉट क्या है, क्या वो समुद्र है, क्या वो बर्फीली नदी है, क्या वो नदी है, या क्या वो वन है। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो इन प्रश्नों का ओरली हम आपको बताते चलेंगे क्यों इसका जवाब यही होगा। 7वां सवाल, एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर तक स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। इसके पहले वाले वीडियो में इस पर हम लोगों ने काफी डिस्कशन भी किया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 1.5% है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 10% है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 15% है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह 20% है। कारण सही सोचिएगा। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो एक नियम लागू होता है। इस नियम को हम इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किए। नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको समझाएं। तो ये था हमारा 7वां सवाल। 8वें सवाल पर चलते हैं। फॉरेस्ट क्या है या वन क्या है। वन की आपको परिभाषा बतानी है। वन है, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। क्या ये नवीनीकृत संसाधन है। यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये पुनर्निर्मित संसाधन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, अनवीनीकृत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों, ए एंड बी। फॉरेस्ट क्या रिन्यूएबल है, क्या रिफॉर्मेबल संसाधन है, क्या नॉन रिन्यूएबल है। आपको यह बताना है कि वन किस श्रेणी में आता है। यदि आपने फॉरेस्ट की परिभाषा पढ़ी होगी या सोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा तो ये उत्तर आपसे बनेगा। 9वां सवाल,
निम्नलिखित में, सरल सा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये ऑप्शन देना पड़ेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बी ऑप्शन दे रहे हैं CH4। सी ऑप्शन दे रहे हैं हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर आप बहुत जल्दी करोगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा है। 10वें सवाल पर चलते हैं। एक सूक्ष्म जीव या वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करता है, इसका भी जवाब आप जल्दी करेंगे। क्या वह वायरस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह यूग्लिना है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह राइजोबियम है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह अमीबा है? वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, क्या वो वायरस है? क्या वो ग्लूना है? क्या वो राइजोबियम है? क्या वो अमीबा है? 11वां सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल यूपीएससी ने पूछा कि कार्निवोर को आप क्या कहोगे? तथ्यात्मक सवाल है, जरा सवाल को समझ करके तब उत्तर करिएगा कि मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं। कार्निवोर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, तथ्यात्मक सवालों को जब बड़ा आयोग इसको पूछता है तो पूछने के शब्द में इसमें थोड़ा लिबरलिटी नहीं आती। जैसे सामान्य सवाल होता है उसमें लिबरल नहीं होता। वो मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है। क्या वह प्राइमरी कंज्यूमर है? क्या वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं? बी ऑप्शन देता है क्या वो द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता है, यानी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर है? सी ऑप्शन दे रहा है क्या वो डिकम्पोजर हैं, यानी अपघटक हैं क्या? और डी ऑप्शन दे रहा है क्या वो जंतु प्लवक हैं? पानी में तैरने वाले हैं क्या? मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं, या मांसाहारी की परिभाषा ऐसे की जा सकती है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, क्या द्वितीयक और तृतीयक कंज्यूमर हो सकते हैं, क्या ये डिकम्पोजर हो सकते हैं, क्या ये जंतु प्लवक हो सकते हैं? 12वां सवाल, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? ये आपको बताना है। एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? क्या वो झील है,
बी ऑप्शन दे रहा है क्या वो समुद्र यानी सी है। सी ऑप्शन दे रहा है क्या वह एक्वेरियम है। आपके घर में होता है ये एक्वेरियम, बताइए क्या वो कृत्रिम इकोसिस्टम है। और क्या हमारे जंगल कृत्रिम इकोसिस्टम में किस श्रेणी में आते हैं। बड़ा सरल सवाल है, पर इसका उत्तर यही क्यों होगा, इसका भी डिस्कशन हम जब पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे उन सवालों को, हर सवाल पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। 13वां सवाल, एनिमल्स जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हमने बनाया, आप इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जंतु विलुप्त होने के मुख्य कारण। हम ये जानना चाह रहे हैं इस सवाल में कि जो एनिमल्स लोप हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनका कारण क्या आपकी नज़र में स्पष्ट कारण है। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, परभक्षण के कारण यानी दूसरे जंतुओं के द्वारा खा लिए जाने के कारण, परभक्षण के कारण। बी ऑप्शन दे रहे हैं आवास समाप्त होने के कारण, समाप्त, उनके घर नष्ट कर दिए गए। ऐसा ही सवाल एमपी फॉरेस्ट सर्विस में पूछा गया, परभक्षण कर लिया गया, उनके घर समाप्त कर दिए गए, मतलब जहां वो रहते थे जंतु उनके घर समाप्त कर दिए गए। सी ऑप्शन दे रहा है कि वनीकरण प्रदूषण के कारण, और डी ऑप्शन दे रहा है प्रदूषण के। ये सवाल जंतु विलुप्त होने का या जंतुओं को एनिमल्स के डिसइंटीग्रेट होने का मुख्य कारण क्या है। क्या वो परभक्षण के कारण है, क्या वो आवास समाप्त होने के कारण है। अब ये तथ्य जो है आपके दिमाग में कितना स्पीड से चलता है, कैसे आप उत्तर करते हो, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो जंतु विलुप्त होने का कारण परभक्षण है, आवास समाप्त होने के कारण है, वनीकरण प्रदूषण के कारण है या प्रदूषण के कारण है। 14वां सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित। ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए, ग्रीन प्लांट्स के प्रोडक्शन से या हरे पौधों की खेती से। बी ऑप्शन दे रहे हैं घरों में सब्जियों की खेती से। सी ऑप्शन दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ग्लोबल
हरित एल्गी से, ग्लोबल ग्रीन एल्गी से। ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरे पौधों की खेती से, घरों में सब्जियों की खेती से, ग्लोबल वार्मिंग से, या ग्लोबल हरित एल्गी से। 15वां सवाल। सारे सवालों को करते समय ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपसे हम सेशन के अंत में उत्तर भी पूछें। उत्तर आपका तैयार इसलिए रहे कि कारण आप बता पाएं कि क्यों हमने इसका ये उत्तर किया है। एक सवाल, ICUN पूरा नाम नहीं बताएंगे नहीं तो उत्तर आएगा। ICUN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। ध्यान से देखिएगा, प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची जब बन जाए तो उसको ICUN रेड लिस्ट बोलते हैं। प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड, प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची में बी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल जनसंख्या का भौगोलिक वितरण करने में। सी ऑप्शन दे रहे हैं, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में रूपांतरण करने में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, पादप और प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए। इस सवाल में ICUN रेड लिस्ट इसमें मदद करती है, किस काम में सहायता करती है? क्या वो प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची तैयार करने में, केवल जनसंख्या का भौगोलिक वितरण करने में, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में रूपांतरण करने में, पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए क्या इसमें मदद करती है? चलिए 16वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। प्रत्येक फूड चेन खाद्य श्रृंखला, इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्क्राइब भी किया है और संभवतः अब आप पढ़ लिए होंगे कि प्रत्येक फूड चेन में ग्रीन प्लांट की पोजीशन क्या है, हरे पौधों की पोजीशन क्या है एक फूड चेन में? क्या वो डिकम्पोजर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोड्यूसर हैं यानी उत्पादक हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कंज्यूमर हैं?
और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो इनमें से कोई नहीं है। फूड चेन में जो हम फूड चेन बनाते हैं, फूड चेन को पढ़िएगा, उसे बहुत सारे सवाल एमपी फॉरेस्ट सर्विस में पूछे गए, तो फूड चेन को जरूर पढ़िएगा, फूड चेन के एक एक लाइन पर। और जब हम अगला सेशन फिर से अपलोड करेंगे तो अब एमपीपीएससी, नीट, पीएनएसटी और एमपी फॉरेस्ट सर्विस के उन सारे सवालों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपके सामने लाएंगे। तो इसमें हमने पूछा है कि प्रत्येक फूड चेन ग्रीन प्लांट क्या होता है, क्या वो डिकम्पोजर है, क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कंज्यूमर है, या इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल, कौन के बाद थोड़ा रुकिएगा, कौन इकोसिस्टम में अधिकतम संख्या में, मैक्सिमम नंबर में उपस्थित यदि आपके पास एक इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम में कौन सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाएगा। थोड़ा सा गंभीर सवाल है, यदि आपने इकोसिस्टम को बेहतरी से पढ़ा होगा, इसके पहले के वीडियो को आपने देखा होगा, तो उत्तर ये बनेगा। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वो हर्बीवोर होते हैं, यानी वो शाकाहारी हैं क्या। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो कार्निवोर हैं, यानी मांसाहारी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोड्यूसर हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ओमनिवोरस हैं या सर्वाहारी हैं। हमने सवाल पूछा है कि क्या इकोसिस्टम में मैक्सिमम नेम, एक इकोसिस्टम बनाइएगा तब उत्तर करिएगा, एक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन उपस्थित होता है, क्या वो शाकाहारी होते हैं, क्या वो मांसाहारी होते हैं, क्या वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्या वो ओमनिवोर्स होते हैं। 17वां सवाल। आइए 18वें सवाल की ओर आपको लिए चलें। निम्न में से कौन जल क्रांति, कौन जल क्रांति, या यहां पर इसको जल दुर्लभता भी कह लीजिए, वाटर स्कैरसिटी भी कह लीजिए, सोच समझ कर जवाब करना। निम्न में से कौन जल क्रांति नहीं करता। ए ऑप्शन दे रहे हैं, शहरीकरण का बढ़ना। बी ऑप्शन दे रहे हैं, जीवन शैली में परिवर्तन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, फसलों के लिए बढ़ती मांग, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। जल क्रांति नहीं करता, कौन नहीं करेगा। शहरीकरण बढ़ेगा तो नहीं करेगा, जीवन शैली में परिवर्तन हो जाएगा तो नहीं कर, सोचना, इसके बाद जवाब करने की कोशिश करना। अभी जब हम वापस आपको उत्तर की ओर ले चलेंगे तो एक एक लाइन इसकी समझाएंगे, क्या इसका सही जवाब। 19वां सवाल, सूर्य की
अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण, निम्न में से किसके द्वारा बचाव होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, सरल सा सवाल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं ओजोन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ऑक्सीजन है। पराबैंगनी या जो अल्टर वायलेट रेज है, निम्न में से किसके द्वारा बचाव होता है, ये आपको बताना है 19वें सवाल पर। और सेशन का अंतिम सवाल आपके सामने, और फिर हर सवाल पर एक डिस्कशन। ओजोन आवरण ओजोन आवरण किससे हमारी रक्षा करता है? नीट का सवाल है, किससे हमारी रक्षा करता है? क्या वो अंतरिक्ष की किरणें हैं? अंतरिक्ष की किरणों से, क्या वो यूवी अल्ट्रावायलेट सी से? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो अल्ट्रावायलेट बी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं दोनों, बी एंड सी। ओजोन का आवरण जो हमारे वायुमंडल पर कवर करता है, जो सूर्य से आती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, से रक्षा करता है। यहाँ पर एक सवाल फंस गया है जिसमें पक्का है कि इसमें आप इसके उत्तर को कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि इतनी गहराई से ना पढ़ा होगा, क्योंकि नेट में थोड़ा सा और गहराई पर पूछता है सवाल। क्या वो अल्ट्रावायलेट के भी और सी वाले हिस्से में, या दोनों से? इस पर आपका उत्तर क्या होगा ये आप बताएंगे। और सेशन को समाप्त करने से पहले हम आपको पहले सवाल पर ले चलते हैं। पहले सवाल पर फिर आपसे पूछते हैं या डिस्कशन उसका बताते हैं कि आपने क्या किया है और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहला सवाल जो हमने आपसे पूछा था वो था आवनीकरण। याद हो गया होगा आपको, आवनीकरण या जहां जंगल न हो। आवनीकरण एक प्रभाव, ध्यान से सुनिएगा। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, पर हमारी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई जारी है। विनाश वनों का हो रहा है, और जो ये अंधाधुंध कटाई है या वनों का विनाश है, यही प्रक्रिया कहलाती है आवनीकरण या वन अपरोपण इसको कहते हैं, या एफॉरेस्टेशन इसको कहते हैं। समझ गया? अब इसके बाद आपको उत्तर करने में सहूलियत होगी, और आप उत्तर करने से पहले देखेंगे कि ये तीनों चीजें शामिल हैं आवनीकरण में, इसलिए इसका ऑप्शन सी डी सही। किसी भी स्थान पर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए, बच्चों ध्यान से सुन लेना जो हम बोल रहे हैं, जरूरत हो तो लिखना। किसी भी स्थान पर पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर जंगल होना ही चाहिए, जबकि अपने देश में या इंडिया में उपलब्ध स्थलीय क्षेत्र के केवल 23% भाग पर, केवल 23% पर भारत में जंगल है।
एमपी फॉरेस्ट सर्विस में भाग लेने वाले बच्चे जरूर इस प्रश्न को पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें कि सिर्फ 23% जंगल का भूभाग जो है वो इंडिया में है, जबकि 33% होना चाहिए। दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। भारत में सिर्फ 23% बचा है। आवनीकरण से मरुस्थलीय, मृदा क्षरण, वन्य जीवों का विलोपन, तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए पहले प्रश्न का डी उत्तर सही। आइए दूसरे सवाल, जल अवशोषण उच्चतम। ये तो आपने कई बार सवाल पढ़ा होगा, कई लोग उस एरिया से आते होंगे जहां दोमट मिट्टी मिलती होगी, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। दोमट मिट्टी अत्यंत उर्वर भी होती है, पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रित होती है। इस मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। दोमट मिट्टी बागवानी और कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। जो हम बोल रहे हैं जरूरत आप समझें तो इसको टू दी पॉइंट कर लीजिएगा। यदि अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में जब वीडियो जो है आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा तो वीडियो को धीरे धीरे करके इन सारी बातों को लिख लीजिएगा। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है। तीसरा सवाल, पैलेंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब हम आपको बताएं उसके पहले हम इसकी थ्योरी आपको समझा देते हैं। पैलेंटोलॉजी, अब फिर आप उत्तर देखिएगा कि आपने सही किया। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीव जंतु, पौधों के अवशेष या जो चिन्ह चट्टानों में दबे हुए हैं उन्हें जीवाश्म या फॉसिल्स कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना क्यूवियर ने 1800 में की थी। याद कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव यही हैं। 1800 में क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्थापना की थी। जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास का क्रम, जाति वृत्त का ज्ञान होता है, जबकि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। हमने कहा था एक उत्तर सही होगा, बाकी 3 भी उत्तर आपको पते होने चाहिए, इसलिए ये तीसरे सवाल का सही जवाब था ए। चौथा सवाल, कौन सा वन का कार्य नहीं है? तो वन का कार्य तो ये भी है, वन का कार्य तो ये भी है, वन का कार्य तो ये भी है, और वन का कार्य ये वाला नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। और यदि जंगल लगा है तो आपकी मिट्टी सुरक्षित है, इसको ध्यान रखिएगा। 5वें सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। 5वें सवाल पर हमने पूछा था कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? स्वाभाविक है, ये जिंदा है, इसमें लाइव है तो बायोटिक होगा। प्लांट जिंदा है, बायोटिक है तो लाइव है। फंजाई जिंदा है, लाइव है तो बायोटिक है। तो एक बचता है ह्यूमस मानी मिट्टी जो होता है इसका एबायोटिक कंपोनेंट है। 6वां सवाल, जैव विविध हॉट स्पॉट। पहले हमारे शब्द को ध्यान से सुने जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। पृथ्वी का वह भाग जो मनुष्यों के आवास के क्षेत्रों से बाहर, जहां घर बना है आपका, उस घर से बाहर की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी का वह भाग जो मनुष्यों के आवास के बाहर वृक्षों, झाड़ियों और घासों से आच्छादित है। मतलब घास भी है, प्लांट भी है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं इसमें, लेकिन इसमें वृक्ष प्रभावी रूप में हो, मतलब इसमें वृक्षों की संख्या ज्यादा हो, डोमिनेंट कंडीशन में हो, वृक्ष पेड़ ज्यादा हो, ऐसी चीज जंगल कहलाती है। जंगल उसी को बोलते हैं, फॉरेस्ट उसी को बोलते हैं। तो जैव विविध हॉट स्पॉट जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा जंगल होते हैं, वन होते हैं। ऐसा नहीं कि झाड़ी छोटा छोटा पौधा लगा दो और कह दो कि ये जंगल है, नहीं माना जाएगा। जंगल झाड़ी हो, घास हो, लेकिन उसमें बड़े बड़े पेड़ हों और पेड़ डोमिनेंट हों। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी हों, यानी घास नीचे दबी हो और झाड़ियां नीचे दबी हों, पेड़ दिखते हों, तभी उसको जंगल कहा जाता है। और जैव विविध हॉट स्पॉट जंगल का उदाहरण।
7वां पॉइंट, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, ये इसके पहले डिस्कशन हो चुका है कि इसकी मात्रा 10%। इसको भी एक लाइन पर हम आपको बता दें कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा के प्रतिशत को पारिस्थितिकी क्षमता कहा जाता है, इकोनॉमिक पावर कहा जाता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जीवों की जाति और पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार यह क्षमता 5% से लेकर के 20% के बीच होती है। ध्यान रखना, 5 से लेकर के 20% के बीच होती है। स्थलीय परिस्थितिकी में शाकाहारी जीवों द्वारा पादप पदार्थ का केवल, जितने भी शाकाहारी है ना, चाहे वो बकरी हो, चाहे टिड्डा हो, चाहे खरगोश हो, ये सिर्फ जितनी सूर्य की एनर्जी आती है उस सूर्य की एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही उपयोग करते हैं। तो एक पोषक स्तर में ट्रांसफर कितनी हुई? 10 हुई। अब ये जब दूसरे पोषक स्तर में जाएगी तो 10 का 10वां भाग अगले में जाएगा, फिर उस 10 के 10वें भाग का 10वां भाग आगे जाएगा। इसको विस्तार से समझिएगा, इसका सही जवाब। 8वां सवाल था हमारा कि वन क्या है? जो संसाधन, ध्यान से सुनो पहले, जो संसाधन जिसमें एक सीमा तक फिर से पहले जैसा उपयोग में लाया जा सके या पहले से उपयोग हो रही मात्रा को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सके। फिर से सुनना वीडियो को आगे पीछे करके। नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जल, वन एवं वन्य जीव इसी श्रेणी में आते हैं, जबकि वो अनवीनीकृत संसाधन हैं जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं। इस कारण एक बार खर्च हो जाने के बाद आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, दूसरे खनिज इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप जो पेट्रोल फूंक रहे हो ना, फूंक लो, एक दिन पैदल दौड़ोगे। बचाओ पेट्रोल, पैदा नहीं कर पाओगे पेट्रोल। पानी तो संग्रहित कर लोगे, जंगल बना लोगे, पेट्रोल नहीं बना पाओगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 8वें सवाल का जवाब है ये रिन्यूएबल है। 9वें सवाल पर आओ। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको तो आप सरल भाषा में कर दिए होंगे। वह सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उसका भी उदाहरण आपने दे दिया होगा। राइजोबियम है। मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं। 11वें सवाल पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, ध्यान से सुनना इसको भी। प्राथमिक उपभोक्ता में मानव निर्मित परितंत्र में एफिड प्राथमिक उपभोक्ता है। पेड़ से ऊर्जा कहाँ जा रही है? टिड्डे में, भृंग में, दीमक में आदि आर्थ्रोपोड्स के अलावा पक्षी, चूहा, ससक, खरहा, गाय, बैल, भैंस, बड़े जंतु भी आते हैं जो फसलों या पौधों की पत्तियों, तन, जड़, फल और फूल को खाते हैं। जबकि द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कीटों को खाने वाले पक्षी, मेढक आदि मांसाहारी जंतु आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी में सांप, चील, बाज इत्यादि जीव आते हैं। स्वयं मनुष्य भी इसी श्रेणी का चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हो सकता है। ध्यान से सुन लेना, तुम चौथे श्रेणी के उपभोक्ता बन सकते हो, क्योंकि यह सभी को मारकर खा सकता है। जानते हो, आप जो है मेढक खा सकते हो, आप जो है चील खा सकते हो, आप सांप खा सकते हो, आप सब कुछ खा सकते हो। आप चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता हो, क्योंकि यह सभी को मारकर खा सकता है। आप घटक में अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव जैसे एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, जीवाणु श्रेणी में आते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। 12वें सवाल पर आओ। एक कृत्रिम परिस्थिति तंत्र आप घर में रखते हो, एक्वेरियम बनाकर रखते हो, वहाँ पर पत्थर डालते हो, पेड़ लगाते हो, ऑक्सीजन की सप्लाई जारी करते हो, ये खुद करते हो, इसलिए कृत्रिम है एक्वेरियम। जल विलुप्त होने का, यदि हमारे वन, ध्यान से सुनो, आजकल जीवों की कुछ जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर, अर्थात इनकी संख्या घट रही है।
इनके प्रति यह आशंका है कि ये जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगे। इनकी लिस्ट बन रही है, सरकार बना रही है। ऐसी जातियों को विलुप्त प्रायः इंडेंजर्ड जातियां कहते हैं, इंडेंजर्ड या विलुप्त जातियां कहते हैं। इन जातियों को इस स्थिति में आने के कई कारण हैं। वनों की कटाई, आपने शहरीकरण के नाम पर वन को काट करके बड़े बड़े किले खड़े कर दिए, ये भी विलुप्त होने का कारण होगा। जीवों के आवास की कमी, रहने के लिए बचे ही नहीं। हम लोगों के यहाँ इस समय बहुत बंदर आते हैं। बंदर इसलिए हम लोगों के इलाके में घुस गए क्योंकि उनके पास जंगल है ही नहीं, स्टेबिलिटी उनके पास है ही नहीं, आवास उनके हमने समाप्त कर दिए, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कर दिया। शिकारी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण, विस्तार, सब कुछ जिम्मेदार है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वनीकरण प्रदूषण के कारण। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो आप पढ़े ही हो, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत होगी नहीं कि वनीकरण प्रदूषण किससे संबंधित है। तो 14वें सवाल का कौन सा उत्तर होगा? इसका सी ऑप्शन होगा। ICUN एक सवाल रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। इसको बर्ड लेवल की एक संस्था है। वैश्विक स्तर पर IUCN एक ऐसा संगठन है जो जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर काम कर रहा है। यह दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह संगठन 1969 में से रेड डाटा बुक जारी करता है। 1969 से एक किताब जारी करता है, रेड डाटा बुक। यह संगठन रेड डाटा बुक में पादपों तथा जंतुओं का अस्तित्व संकट में है, यह पूरी दुनिया को बताता है, या यह बताता है कि ये स्पीसीज भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है। तो हमारी दुनिया के लोग ये जान जाएं उनके संरक्षण। रेड डाटा बुक में आपको पता होगा गौरैया भी आ चुकी है। आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी गौरैया के संरक्षण के लिए कदम उठाए। रेड डाटा बुक में गौरैया का नाम आ चुका है। IUCN रेड लिस्ट में गौरैया का नाम चढ़ चुका है। 16वां सवाल, प्रत्येक फूड चेन में ग्रीन प्लांट, ये सीधा सा सवाल है, उत्पादक ही होंगे, प्रोड्यूसर होते हैं, इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 17वां सवाल, कौन सा इकोसिस्टम में मैक्सिमम नंबर उपस्थित होगा? किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा कौन होगा? बताओ। कोई इकोसिस्टम कैसे मेंटेन होगा? कोई इकोसिस्टम तब मेंटेन होगा जब मान लो किसी घर में कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, खाने वाले लोग कम होंगे, तभी वो घर चलेगा। मान लो यदि खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए, कमाने वाले लोग कम हो गए, तो खाने वाले लोग कमाने वाले को भी खा लेंगे। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा है आपसे, UPSC का सवाल है कि कौन इकोसिस्टम में मैक्सिमम नंबर में उपस्थित होता है? तो याद रखना, वो हमेशा उत्पादक जो है वो ज़्यादा होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को देखना, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होती है। हमारे पास जब सामान ज़्यादा होगा तो आगे की लायबिलिटी हमारी सुरक्षित होगी। इसीलिए बच्चों, बड़ी ईमानदारी से तुम लोगों को बता रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से ऐसी मेहनत, ऐसी तगड़ी मेहनत करो कि भविष्य तुम लोगों का संवर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कलेक्शन करो, इतनी मेहनत करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भर सके। ये है इकोसिस्टम, तभी ये प्रकृति जो है बैलेंस में रहेगी। 17वां सवाल था। 18वें सवाल पर चलो। निम्न में से कौन जल क्रांति, वाटर स्कैरसिटी नहीं करता? 19वां सवाल। 18वां सवाल, जल क्रांति या जल दुर्लभता, वाटर स्कैरसिटी, यहाँ अंग्रेजी में चाहो तो वाटर स्कैरसिटी लिख लो। किसी क्षेत्र में उसके जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोत न होना जल क्रांति या जल दुर्लभता कहलाता है। जल क्रांति अवक्षेपण नहीं करता,
तो इसका सही जवाब होगा डी। 19वां सवाल आपके सामने है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा बचाव करती हैं? ये अल्ट्रा वायलेट के प्रकार थे बच्चों, जो नीट ने 19वां सवाल, 18वां हुआ क्या? अच्छा, सूर्य की पराबैंगनी किरणें निम्न से किसके द्वारा बचाव करती हैं? ले लो, इसको तो आप जानते हो। और 20वें सवाल पर आते हैं, ओजोन आवरण किससे हमारी रक्षा करता है? सही ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट के ये प्रकार थे, यानी UVC, अल्ट्रा वायलेट बी, और इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा दोनों बी और सी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे क्या पढ़ना चाहते हो, आप अपनी पसंद का कोई विषय हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यह सेशन हमारा 6 बजे लाइव होगा। जब लाइव होंगे तो आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। आपके दिमाग में कोई भी सवाल चलता होगा, आप तुरंत सवाल कमेंट बॉक्स में पूछेगा, उसका सीधा जवाब। तो बच्चों बाय बाय, नमस्कार।